गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का कृतिका भाग 1 से दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि लेखिका कहती है कि अपनी माँ के बारे में बताती है कि उन्होंने किसी भी भारतीय नारी के गुण को नहीं निभाया, ना तो अच्छी पत्नी धर्म, ना ही माता का धर्म निभाया, ना ही पत्नी का धर्म, ना ही बहू का धर्म। फिर भी उनका घर में सभी सम्मान करते थे। लेखिका कहती है कि इसका क्या कारण रहे होंगे। वो अपने समझ से बताती है कि एक तो मेरे नाना जो साहबी ठाठबाट से थे, एक तो कारण होता है। उसके अलावा दो कारण माता जी का अपना व्यवहार था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, जिसके कारण घर वालों का साथ मिला हुआ था। और दूसरा कि वो कभी किसी की बात, गोपनीय बात को दूसरों पर जगजाहिर नहीं होने देती थी। इसके कारण उन्हें बाहर वालों से दोस्ती मिली हुई थी। यहाँ तक हुआ था। देखिए, कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, वह अपनी बात किसी न किसी एक से बताएगा ज़रूर, चाहे कोई भी हो। तो अच्छा काम करते हैं जब हम, तो उसको तो पूरा सीना तान करके बताते हैं कि हमने अच्छा काम किया, हमने टॉप किया है, हमने मेरिट में आया है, हमने उसकी मदद की। लेकिन जब कोई बुरा काम करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, पाप करता है, उस समय वो बात किसी सबसे नहीं बता सकता, लेकिन वह बात किसी न किसी एक से ज़रूर बताएगा, चाहे जो भी हो। किसी न किसी एक व्यक्ति से ज़रूर बताएगा। और वह ऐसा व्यक्ति चाहता है जो कि उसकी बात को लीक ना करे, दूसरों के सामने उसकी बात को फैलाए ना। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि बात किसी को अपनी बात सुन लिए और वो अपने तक ही सीमित रख पाए। यह गुण इनकी माँ में था। तो बाहर वाले भी आते थे तो अपनी गोपनीय बात उनसे बता करके चले जाते थे। क्योंकि औरतों में तो ख़ास तौर से कोई बात अगर कह दीजिए कि ये फलाने ऐसे कहे हैं, किसी से बताना मत। अब वो औरत जब तक किसी से बता नहीं लेगी तब तक उसका पेट फूलता रहेगा, मानो फट जाएगा। और निश्चित रूप से जाकर किसी तीसरे से कहेगी कि फलाने ऐसा कहीं बहनी बताएं, किसी से कहना मत, फलाने ऐसे ऐसे कह रहे थे। वो अपना तो अब पेट निकाल ली, पेट गैस निकाल ली, लेकिन अब उसके पेट में गैस डाल दी। अब वो जब तक किसी से नहीं बताएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो गोपनीय बातों को किसी न किसी से बताने के लिए कोई न कोई साथी चाहिए होता है, और वो साथी सबके लिए ये थी। बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। उनके घर में किसी के भी मामले में किसी को हस्तक्षेप करने की कोई वो जरूरत नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जो बता दिया तो बता दिया, नहीं बताया तो कोई पूछ नहीं जाता था। चिट्ठी भी आए तो अक्सर लोग पूछते हैं भाई किसकी चिट्ठी थी, क्या लिखा था। अगर वो बता देता तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व यानी अपनी खास पहचान, अपनी विशेष पहचान बनाने की सबको छूट थी कि सब लोग अपना पहचान बनाए, कोई किसी के नाम से, कोई किसी के पहचान से न जाना जाए। 6 बच्चे, 5 बहनें और 1 भाई, यह सास ससुर और माता पिता।
निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ये 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य करने लगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। मतलब परंपरागत तरीके से चलने के बजाय अलग अपना तरीके से चलने की जो सनक थी वो सिर्फ इनके नानी की ही और माँ की ही नहीं थी कि नहीं अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करा दें, ऐशो आराम से जीने वाली बेटी की, और ये भी कोई काम घर का नहीं करे, ऐसा इन्हीं तक नहीं था। इनकी एक परदादी थी। परदादी मतलब कि पिताजी की दादी। परदादी मतलब पिताजी की दादी थी। वो भी लीक से हटकर चलने में विश्वास रखते थे। जैसे उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। उन्होंने ये व्रत ले रखा था, संकल्प ले रखा था कि अगर मेरे पास खुदा के फजल से यानी खुदा की भगवान की कृपा से कभी भी 2 से तीसरी धोती यानी साड़ी हो जाएगी तो मैं तीसरी दान दे दूंगी। तीसरी क्या करूंगी? दान दे दूंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह मीन्स त्याग। अपरिग्रह मीन्स त्याग करना, कुछ ग्रहण ना करना, संग्रह ना करना, तो बहुत धन इकट्ठा करके रखना, ये जैन समाज में नहीं है। तो ये तो खैर चलिए एक धार्मिक प्रवृत्ति हो गई, पर उनकी अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर नहीं हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। जब इनकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो वो मंदिर गई, अपने कुलदेवी के मंदिर, और वहाँ उन्होंने मन्नत मांगा कि मेरी बहू को पहली संतान लड़की हो। अब देखिए उस ज़माने जब लड़की होना अभिशाप माना जाता था, जिस घर में लड़की हो जाता था उस घर में मातम जैसा माहौल बन जाता था, उनके घर खाना पीना नहीं बनता था। वहाँ इन्होंने माना कि मेरी बहू को पहली संतान लड़की हो। और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती यानी कि ऐसा रिवाज नहीं था, वो मांग करके भी उन्हें चैन नहीं आया। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय, पोशीदा यानी कि आपस में ही रखने, सार्वजनिक न करने के बजाय पोशीदा यानी कि गुप्त रखने, हाँ पोशीदा अर्थात गुप्त रखने के बजाय उसे उन्होंने सार्वजनिक खुलेआम सरेआम ऐलान कर दिया, और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। कहे भगवान, लड़की की मन्नत मांग रही है बुढ़िया। पता नहीं उस समय लड़की होना गुनाह माना जाता था। समझ लीजिए, जिनके घर में लड़की हो जाती थी उनके घर में या तो लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, या तो बच जाती थी तो जीवन भर घुट घुट करके मरते थे। अब उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। फितूर यानी सनक, पागलपन। उनके इस पागलपन, इस सनक का, इस नशा का कोई वाजिब कारण नहीं पता चला कि क्यों उन्होंने ऐसा मांगा। यह भी नहीं कर सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा भी नहीं था कि उस खानदान में भाई कई पुश्तों से कोई लड़की ही न पैदा हुई हो और बेचारी कन्यादान के पुण्य से अछूती रह गई हो, इसलिए मांग रही हो। उनके पिताजी की भी बहन थी, दादाजी की भी बहनें थी, अभी तो मौजूद थी सब।
हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। ये था कि लड़कियां तो थीं, इनके पिताजी की भी बहनें थीं, उनके दादाजी की भी बहनें अभी मौजूद थी। पहले की बात छोड़ दीजिए, अब पहली संतान लड़की नहीं होती थी, लड़का होता था। और माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी कि मैंने क्यों मांगे, बल्कि बदस्तूर मतलब नियम से रोज़ मंदिर जाकर के मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा साधा के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, यानी वायरलेस सिस्टम एकदम लगा हुआ है कि ये जो कहती हैं भगवान तथास्तु, घंटा टन से बजता है, हाथ में फूल गिर जाता है, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, जो इनकी दादी थी। लेखिए खा के तो जान गई थी कि अब कोई भी इसको टाल नहीं सकता, लड़की ही होगी। पर माँ जी की आरजू किस तरह रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। तो उस परदादी की जो विनती थी, आग्रह था, वो किस तरह रंग लाएगा उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू फरियाद, लड़की की गैर वाजिब यानी कि गैर नियमित फरियाद सुन, जुस्तजू मीन्स फरियाद। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान भी बेचारे खुश हुए कि ओह, आज के ज़माने में जो कोई लड़की नहीं मांगा, चलो मांग रही है, इसी को दो पूरा। और पूरी 5 कन्याएं, 5 बेटियां हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाता है। अफरा तफरी है जल्दीबाजी में, भाई भगवान क्या बात है, इनके सामने खूब नामी गिरामी चोर भी आता है तो बेचारा अफरा तफरी में आके फंस जाता है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। कहते कि उस परदादी के और चोर के किस्से मैंने बहुत सुने थे, और चोर देखने का मौका भी मुझे उन्हीं की वजह से हाथ लगा था। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। उस हवेली के सभी लोग, आदमी लोग, कोई शादी था तो बारात में गए थे। औरतें जब सज धज कर रत जगह मना रही थी, नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। देखिए, जब किसी के घर लड़कों की बारात जाती है तो रात में रत जगह होता है, जिसको नटका कहते हैं। वो एक परंपरा है, रीति रिवाज। वो इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी, अब बारात चले जाते हैं, सब लोग सो जाएंगे तो चोर आएगा, चोरी कर लेगा। तो इसलिए रात भर जागने का एक परंपरा बनाया गया कि आदमी तो चले गए हैं, औरतें जागती रहेंगी तो चोरी नहीं होगी, चोर नहीं आएगा। इस कारण रात भर गाना बजाना, नाटक इत्यादि औरतें, घर की औरतें, पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार की औरतें सब करती रहती हैं। तो यहाँ भी अब ढोलक सलक बज रहा है, तो दादी जहाँ सोती थी नियमित, वो बदल करके रूम दूसरे रूम में चली गई। कहाँ? जहाँ पर कि स्टोर रूम, पूरा मलकार का घर होता है, उसमें चली गई। चोर बेचारा बदकिस्मत निकला। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। चला जहाँ घुसा था पहले से पता था कि कहाँ क्या है, लेकिन उसी में वो जाकर सो गई थी। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। ज्योग्राफिया अर्थात भौगोलिक मानचित्र, कि घर में कहाँ कौन सोता है, किस घर में अनाज पानी है, किस घर में माल मुद्रा है, किस घर में कौन रहता है, किस घर में बच्चे, ये सारा कुल पता लगा कर घुसा था। लेकिन क्या पता उसको
कि जिस घर में घुस रहा बदल देगी बुढ़िया स्थान, उसी में जाके सो जाएगी। इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जो बुढ़े होते हैं वो बहुत जल्दी सोते हैं, बहुत जल्दी जग जाते हैं। चोर घुसा तो उनकी नींद खुल गई। कहती कौन? बड़े इत्मीनान से पूछा माता जी ने, ये कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जैसे लोग कहते हैं ना, जी मैं, मानो कि कोई घर का आदमी हो, ऐसे जवाब दे रहा है। पानी पिला। माँ जी ने कहा कि चल पानी पिला, भाई प्यास लगी है, पानी ला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब ये तो मैं जाना असमंजस पड़ जा रहे, मैं पानी पिला, चोर। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर से में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छनियो। कहा जाता है चोर के दाढ़ी में तिनका। लोटे से कुएं से पानी खींचना है तो जो रस्सी है उसको कस के बांधे, और कपड़ा लगा होता, उस कपड़े के साथ उसको बांधना कि पानी छन करके आएगा। और चोर मुंह पर कपड़ा बांध के आया था, सोचा कि ये मेरे कपड़े की बात कह रही है। मैंने जो मुंह पर कपड़ा बांध रखा था उसको सोचा कि उस कपड़े की बात कर रही है बुढ़िया। चोर बेचारा घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है? देखिए, जबकि वो तो लोटे पर बंधे कपड़े की बात कर रही थी, और चोर समझ रहा कि वो मेरे कपड़े की बात कर रही है। चोर के दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। भांग नशीला पदार्थ होता है, वो कमरे में बंधी था, तो बुढ़िया कही कि देख मरम्मत से छान लेना उसको। नहीं, भांग छानना बोलते हैं। मतलब भगवान से इसका तार कनेक्शन तो था, लेकिन भांग भी खाती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ हैरान परेशान उठा, कहे जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पानी लाऊं? उसने कहा हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि लोटे के मुंह से कपड़ा ना, और सोचा कि अपने मेरे मुंह के कपड़े की बात कर रही हैं। पानी छान कर लाइयो, तो ये सोचा कि भांग छान करके पी रही हैं। तो कहा चोर के हाथ का आप पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर हाथ धो लेना। सब नाच गाने में लगे, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर बड़ा भगवान मानो कहीं उसके बराबर में धरे पड़े हैं। सुनकर चोर ऐसा आग बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ, एहतियात मीन्स सावधानी, एहतियात मीन्स सावधानी के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदारों ने धर दबोचा। बेचारा जब आ रहा था तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। चोर 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 सब इकट्ठा हो गए, मारपीट होने लगी। तब माँ जी खुद आई और उन्होंने उसके हाथ से लोटा लिया, आधा पानी पिया और आधा उसको दे दिया, कदे ले पी ले, पानी पी पहले तब बताते हैं। अब जब पानी उसने पी लिया तो कहा कि देख, एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। एक ही लोटे से पानी पीकर हम लोग माँ बेटे हो गए। अब चाहे बेटा चोरी करे और चाहे खेती करे,
भाई उसको बेटा बना दी ताकि अब कोई मारे पीटे ना। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो चोरी का रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लग गया, सालों साल लगा रहा। खैर आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे का वर्णन अगले भाग में जल्द ही लेकर के आऊँगा। अगर इस वीडियो में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, फ़ोन करके या कमेंट करके। मैं आपके समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।